जितने भी किडनी के पेशेंट देखोगे आप, उनके नाखून वाइट होते हैं। अच्छा रहेगा किडनी पेशेंट में सबसे पहले तो इसका क्या कहते हैं, हमारा मसल लॉस होता है। सबसे पहले मसल लॉस होता है, देन उसके बाद कैल्शियम की लॉस होता है, देन उसके बाद होमोग्लोबिन का लॉस होता है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज किडनी डे के ओकेजन पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आशा करती हूँ आप इस लाइव सेशन का आनंद उठाएंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर संतोष जी इस लाइव सेशन में रहेंगे और दूसरे डॉक्टर अक्षय जी हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर संतोष जी जो है हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वो एक डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे, और जिन्हें 27 ईयर से इस इंडस्ट्री में इनका एक्सपीरियंस है, जो कि आज हमें प्रोटीन डाइट का क्या रोल है किडनी डिसीज में, तो ये हमें बताएंगे। तो मैं डॉक्टर संतोष जी को इनवाइट करूंगी कि वो प्लीज लाइव सेशन में आके सभी को बताएं कि किडनी डिसीज का हमारी डाइट से क्या रिलेशन है। प्लीज सर, डॉक्टर संतोष जी। गुड इवनिंग सर, प्लीज। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, आवाज नहीं आ रही प्लीज मैम। सर, प्लीज। मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि प्रोटीन डाइट का क्या रोल है हमारी किडनी डिसीज में। हाँ जी मैम, दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई थी पहले मेरे को। सर, मैं बोल रही थी कि आप हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़े हैं और इस इंडस्ट्री में भी आपका काफी एक्सपीरियंस है। हाँ जी, तो मैं चाह रही थी आप एज अ डाइटिशियन सभी को बताएं कि ऐसी कौन सी डाइट है, ऐसी कौन सी प्रोटीन डाइट को सभी को फॉलो करना चाहिए जिससे वो किडनी डिसीज से बच सकते हैं। आप प्लीज अपना हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और हमारी डिसीज के बारे में, किडनी डिसीज से हम कैसे बच सकते हैं, ये प्लीज बताइए। नमस्कार सबको जो भी सुन रहे हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। तो देखो, किडनी किडनी एक ऐसी मतलब ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसको दो चीजें इफेक्ट करती हैं, एक तो हमारा ब्लड प्रेशर हो गया अनट्रीटेड, एंड दूसरा डायबिटीज, है ना। तो डायबिटीज में जो किडनी के ऊपर लोड पड़ता है, क्योंकि उसने फिल्ट्रेशन करनी है, शुगर कंट्रोल करनी है। तो हमने इस डाइट इस किडनी को सक्सेसफुल रखने के लिए हमने जो डाइट लेनी है, दैट शुड बी 50% फाइबरस फूड। देखो, 50% फाइबरस फूड होना चाहिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो सीकेडी के पेशेंट शुरुआत में आ गए हैं, जिनको की किडनी की प्रॉब्लम, क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ गया है ना, हम उसी की बात करेंगे ना पहले। तो स्टार्टिंग में इनको जो जो स्टार्टिंग स्टेजेस में है, इनको 50% फाइबरस फूड फ्रॉम वेजिटेबल्स, फ्रॉम फ्रूट्स ले सकते हैं। 25% इसमें प्रोटीन नहीं छोड़ना हमने। तो प्रोटीन के भी आप बताऊंगा आगे, इसमें कई केसेस होते हैं कि स्टेजेस होती हैं, उसमें हमने कैसे रेस्ट्रिक्ट करना होता है। एंड 25% हमने कार्ब्स लेने हैं, और कार्ब्स हमने होल ग्रेन से लेने हैं। तो इसमें जो मेन चीज है कि हमने किडनी का जो फंक्शन है कि वो फिल्ट्रेशन करे प्रॉपर, उसके ऊपर लोड ना पड़े। अनड्यू लोड पड़ता है व्हेन यू आर, आप जब आपके पास शुगर कंट्रोल नहीं करते हो। शुगर जब अनकंट्रोल्ड होती है और आप मेडिसिन खाने से कतराते हो। एक बड़ा अपने थे हमारे एक वहम है कि दवाई लग जाएगी पूरी उम्र के लिए। हमारी उम्र हमारे हाथ में है, अगर दवाई नहीं खाओगे तो फिर तो बहुत छोटी हो जाएगी भाई, है ना। दवाई खा के कम से कम यहाँ परहेज करके, यहाँ डाइट से किसी भी तरीके से अपनी शुगर ठीक करो। सबसे पहली बात तो ये है। एंड नंबर टू, अपना जो ब्लड प्रेशर है, ये एक साइलेंट किलर है किडनी के लिए। इतनी जोर से प्रेशर आता है ना जो रीनल के ऊपर, तो उसमें नेफ्रॉन्स नेफ्राइटिस हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो दो केस हैं जिन्होंने ध्यान रखना है। अब करना क्या है इसमें, हमारे को देखो, इसमें किडनी के अंदर जो हमारे को एक आम मिथ है कि हम प्रोटीन बंद कर देते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमें पढ़ाया गया है कि ये किडनी के ऊपर जो इसका एंड प्रोडक्ट है उसके ऊपर लोड पड़ता है। लेकिन प्रोटीन जरूरत भी है बॉडी की। बॉडी की प्रोटीन के बिना आपका मसल लॉस हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा वीक हो जाओगे। और किडनी के जो फंक्शन है, दूसरा है होमोग्लोबिन, एरिथ्रोपोएटिन आता है एक, हमारा हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन। ये एचबी को बढ़ाता है।
ठीक है। तो और ये जो दो चीजें हैं, जो हमारा हमारा हीमोग्लोबिन लेवल लो आना शुरू हो जाएगा किडनी डिजीज के अंदर, और कैल्शियम लेवल बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कम होगा, तो हमारी बॉडी एक एंजाइम निकालती है रेनिन, जो हमारी हड्डियों से कैल्शियम को उठा के खून में लेके आती है। तो कैल्शियम की हमारे में जब बढ़त होती है तो फास्फोरस बढ़ जाता है। किडनी के पेशेंट में आमतौर पे फास्फोरस ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि किडनी उसको निकाल नहीं पाती। तो अगर हम सीधी भाषा में बात करें, तो किडनी को सरवाइव करने के लिए हमें सबसे पहले प्रोटीन की उचित मात्रा। अब जिन लोगों को किडनी की एडवांस स्टेज है, मतलब सेकंड थर्ड पे पहुंच गए, स्टेजेस में कैसे आता है कि इनका पेशाब नहीं बनता, इनका जीएफआर लो हो जाता है। जब पेशाब नहीं बनता, जब एडवांस स्टेज आती है, तो उसमें हम प्रोटीन को मिनिमम मिनिमम मतलब 5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, ये हमने खाना ही खाना है। ठीक है। अब घूम फिर के अगर मैं बात जाएगी, तो उसमें ये होता है कि 40 ग्राम के तकरीबन आपने जो प्रोटीन है वो आपने लेना ही लेना है एक दिन के अंदर। और प्रोटीन का जो सोर्स होगा दैट विल बी फ्रॉम जो प्लांट्स बेस पे हम ज्यादा चलेंगे। प्लांट्स में होल ग्रेन्स हो गए। इसमें एक और इसमें पंगा पड़ता है कि इसमें हम वेजिटेबल्स में लीफी वेजिटेबल्स को अवॉइड करते हैं। लीफी वेजिटेबल्स में क्या होता है कि इनडायरेक्ट जो स्टोर्ड जो सोडियम और पोटेशियम होता है पत्तों के अंदर, तो वो हमारे आगे जो किडनी के डिजीज में वो इंटरफियर करता है। अगर जिन्होंने पत्ते खाने ही हैं, सपोज आपने स्पिनच मना की है, हमने पालक बिल्कुल मना की होती है कि किडनी डिजीज में नहीं खाना, सपोज आपने कभी खानी है, तो पालक को साग को काट के ब्रीक ब्रीक काट के चॉप करके उसको पानी में डुबा के रखो, ताकि उसके अंदर से जो एक्सेस सोडियम पोटेशियम है वो बाहर निकल जाए। और ताकि हमारी किडनी के लिए जो बेसिकली हमने सोडियम और पोटेशियम को भी देखना होता है साथ में, ठीक है, और हमने प्रोटीन भी अच्छा खाना होता है कि कम भी नहीं खाना, ज्यादा भी नहीं खाना। तो इन सब के लिए देखने के लिए हमारे को जो है ये चीजें का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसमें जो मेन हम वेजिटेबल सोर्स से हम प्रोटीन ले सकते हैं वो मूंग दाल मूंग की दाल का हम विदाउट छिलके वाली, इससे हम ले सकते हैं। और होल ग्रेन से ले सकते हैं। बेरीज बेरीज बहुत अच्छी हैं। एग से, जो मतलब कि एनिमल वाले हैं लोग, एग से और लीन लीन प्रोटीन से हमने इसको ले सकते हैं। रेड मीट बिल्कुल नहीं खाना है इसमें। लीन में आता है कि चिकन, है ना, चिकन का अगर हम चेस्ट पार्ट ले लें तो दैट इज ए लीन मसल, तो वो हम लीन मसल हम उसको हम ले सकते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये हमारी किडनी की सेफ्टी के लिए और हमारी बॉडी के मसल के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। किडनी पेशेंट में सबसे पहले तो इसका क्या कहते हैं, हमारा मसल लॉस होता है। सबसे पहले मसल लॉस होता है, देन उसके बाद कैल्शियम की लॉस होता है, देन उसके बाद होमोग्लोबिन का लॉस होता है, देन उसके बाद जो इम्प्योरिटीज हैं फॉस्फोरस ये बढ़ता है। इनको जो कंट्रोल करना, जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं हमारी, अब किडनी की देखो 1 2 3 4 स्टेजेस हैं, उसमें जीएफआर कितना पेशाब बन रहा है आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना पेशाब बन रहा है उतना क्रिएटिनिन लेवल जो होगा अच्छा होगा, कम बन रहा है ज्यादा हो जाएगा। तो जितना आपकी कंडीशन वर्स होती जाएगी, आपके ऊपर सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, मतलब कि अब गिन के बात करें ना तो कम से कम 8-10 गोलियां बन जाती हैं। तो इस स्टेजेस को ना बढ़ाने के लिए हमने शुरुआत में ही बहुत ध्यान रखना है। जिन लोगों को किडनी का सीकेडी स्पोज क्रिएटिनिन लेवल 2 आ गया, हमारे पास वो पेशेंट आते हैं 2 में, आप बहुत अच्छे से 10 से 15 साल तक आप मेंटेन कर सकते हो विद गुड डाइट। आपको पता होना चाहिए कि डाइट कैसे खानी है, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि कैल्शियम नहीं छोड़ना। इसमें हमने फॉस्फेट को बाहर निकालने के लिए, देखो फॉस्फेट बॉडी में आ जाता है अगर शरीर बढ़ेगी, उसको बाहर निकालने के लिए डाइट से कुछ नहीं है, उसको तो आपको मेडिसिन फोस्टेट आती है लेनी पड़ेगी, छोड़ो वो मेडिसिन का काम हो गया। उसके बाद जो आयरन, जो आपका इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन इसे हार्मोन जो आरबीसी को बनाता है। जितने भी किडनी के पेशेंट देखोगे आप, उनके नाखून व्हाइट होते हैं,
नोट करना, उनके नाखून वाइट होते हैं यहाँ से, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन इतना लो हो जाता है, जितना मर्जी अच्छी डाइट खा ले उनका बढ़ता नहीं है। क्योंकि बढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि आयरन कहाँ से मिलता है? लीफी वेजिटेबल से। अच्छा, लीफी वेजिटेबल में क्या है? पोटाशियम, सोडियम। डॉक्टर मना कर देते हैं। तो मतलब हमने इसमें बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। जो किडनी की जो डाइट है ना, बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट होती है। हाँ, जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम अभी नहीं है एंड दे आर डायबिटिक और हाइपरटेंशन, उनको मैं यही बोलूंगा, चाहे योगा करो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक देखो ना, आयुर्वेदिक इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन है ना, ये ट्रीटमेंट तो करते नहीं है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है। तो आयुर्वेदा बहुत अच्छा है, योगा बहुत अच्छा है, या एलोपैथी जो डॉक्टर्स हैं उनकी आप सलाह लेके अपना कम से कम बीपी और शुगर कंट्रोल करो। ये नहीं कहना कि आपा कहते हैं पंजाबी की जिंदगी पर लग जाएगी। जिंदगी किसने देखी है इतनी लंबी, है ना? वी आर मतलब कि रफली 80 ईयर्स के एज होती है आज की डेट में। अगर हम दवाई नहीं खाएंगे तो ये बहुत कम हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि जब आप किडनी के केस को डेटोरेट करते हो, खराब करते हो। खराब कैसे करते हो? जब अपने ये शुगर और बीपी का ध्यान नहीं दिया, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू हो गई, फिर आप भागते हो, फिर आप इधर उधर देखते हो, मेडिसिन लेनी शुरू करते हो। अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो इसमें डाइट का जो मेन रोल है वो ये है कि आपने प्रोटीन नहीं छोड़ना। फाइब्रस जितने भी मतलब कि रेड रेड एंड अपने येलो बेल पेपर आते हैं, बेरीज आती हैं, ब्लू बेरी, जितनी भी रसबेरी, जितने भी फ्रूट्स आते हैं ना अच्छे अच्छे वाले, तो ये जो मतलब इनको हम ले सकते हैं खुल के, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और नंबर 2, हमने जो चीनी, राइस और वीट, देखो होल ग्रेन वीट हम खा सकते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि मिलेट्स की तरफ आ जाए, है ना, तो मिलेट्स में जो होता है उसमें फाइबर ज्यादा होता है। तो मिलेट्स का आजकल रिवाज शुरू हो गया है, तो लोग मिलेट्स की तरफ जा रहे हैं, जागरूकता बढ़ रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो मिलेट्स में आप आइए, और शुगरी कंटेंट और जो ये एडिड, जो आप बैठ के ना घर में जो टेबल के ऊपर जो नमकदानी है ना, पहले तो वो उठाओ वहां से। नमकदानी आपने रखनी नहीं है टेबल के ऊपर। जितनी आपने जितना किचन में जो नमक डालती है, नॉर्मल नमक डलता है, जिनके पास सीकेडी का भी स्टार्टिंग स्टेज है, वो तो नॉर्मल नमक डाल सकते हैं। जिनका केस शुरू हो गया, सीकेडी सेकंड स्टेज में आ गई, बट सोडियम का पंगा पड़ गया, सोडियम में आपने बिल्कुल भी एडिड साल्ट, पापड़ हो गए, सॉसेस हो गई, ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड हो गए, इन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप सीकेडी के पेशेंट हैं। तो इन चीजों को जितना भी आप छोड़ पाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। वैसे मैंने नोट्स बनाए थे आपके लिए। एक्सरसाइज बहुत अच्छी करनी है आपने, और टेस्ट, जो टेस्टिंग है इसकी किडनी की, वो रेगुलर करते रहिए आप। और पानी, देखो इसमें क्या होता है कि 1 2 3 स्टेज तक पानी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पानी आपने अच्छे से पीना है, बी हाइड्रेटेड, ठीक है। हमारी किडनी बहुत बार पेशाब को, पानी को, जो हमारा यूरिन निकलता है उसको फिल्टर निकालती है, फिर दोबारा रीअब्सॉर्ब करती है, निकालती है, फिर रीअब्सॉर्ब करती है। टोटल हमारी बॉडी से 1.5 लीटर पेशाब ही निकलना है। तो वो जो रीअब्सॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस है किडनी का, दैट विल, वो जो है उसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती, या ज्यादा कर लेगी पोटाशियम बढ़ जाएगा। तो आपने, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने पानी अच्छे से पीना है ताकि आपका पेशाब अच्छे से बने। और आपने बाकी जितने भी ओवर द काउंटर, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं, जितने भी किडनी के पेशेंट मेरी बात सुन रहे हैं, ये आपने नहीं खाना, ये आपके लिए जहर है। इवन जो सोडियम बेंजोएट है, आ गया सोडियम, ठीक है, एक पोटाशियम बाइसल्फाइड है। अब इसमें भी ये प्रिजर्वेटिव है, ये सिट्रिक एसिड, ये जितने भी है ना प्रिजर्वेटिव, ये सारे सोडियम पोटाशियम के उससे बने होते हैं। सोडियम से क्या होता है कि चीज खराब नहीं होती, लेकिन किडनी पेशेंट को सोडियम के ऊपर कंट्रोल करना होता है। तो आपने जो ये प्रिकल्स हो गए बाहर से मिलते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि किचन में आ जाओ, घर में किचन में आ जाओ। किचन में आप लीफी प्रोडक्ट्स को छोड़ के आप कुछ भी चीज अच्छे से खा सकते हो। शुगर और राइस को आपने, देखो राइस खाओगे तो फिर शुगर बढ़ेगी,
है ना, शुगर बढ़ेगी। अगर शुगर आपकी कंट्रोल्ड है तो देन यू कैन टेक ब्राउन राइस, होल ग्रेन खा सकते हो या मिलेट्स ले लीजिए। फ्रूट्स में इसमें कोई खास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हो। प्रोटीन मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोटीन लॉस होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन, माइक्रो एल्ब्यूमिन किडनी जो है वो बाहर निकालती है सीकेडी के पेशेंट में। इसमें मतलब कि पूरे मसल्स का थोड़ा लॉस होता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें, जो हम ड्रास्टिक मिस्टेक करते हैं कि जो हम अपना प्रोटीन छोड़ देते हैं, प्रोटीन हमने खाना है। और वेजिटेबल सोर्स से आपको बता दिया, दालों से ले लीजिए, बेस्ट है, ठीक है। और फ्रूट से ले लीजिए, और वेजिटेबल से भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं सिर्फ एग और चिकन। और खाना कितना है? 0.5। जिनका किडनी का केस बढ़ चुका है, 0.5 ग्राम, ठीक है। 0.5 जो है, 5 ग्राम, सॉरी 5 ग्राम को आप मल्टीप्लाई करोगे बॉडी वेट से। शायद मैंने पहले गलत बोला, 5 ग्राम, मैं करेक्ट करता हूं, 5 ग्राम आपने मिनिमम प्रोटीन खाना है। जो लोग एज में बड़े हो गए हैं, ठीक है, जिनका भी सीकेडी का ज्यादा केस नहीं है, वो 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट, 60 किलो के है तो आप 60 ग्राम प्रोटीन खा सकते हो। तो जितने भी स्टेज बढ़ जाए, मिनिमम जो है 20 to 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमने खाना ही खाना है। ये मिथ है कि हम किडनी पेशेंट को हमने ये चीज प्रोटीन को छोड़ना है। और कोई सवाल हो मैडम बताइए। आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। सॉरी हाँ, सर, अब आई। सर आपसे हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि क्या विशेष प्रकार के प्रोटीन हैं जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। देखो, प्रोटीन फ्रॉम एवरी सोर्स, मैं ये बोलता हूँ, फॉर बॉडी बिल्डिंग और फॉर किडनी, प्रोटीन फ्रॉम एवरी सोर्स। अमाइनो एसिड है, 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड है, बाकी नॉन एसेंशियल है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अमाइनोस की रेशियो ऊपर नीचे होती है। मूंग की दाल जरूर खानी है। अगर जो एग खा सकते हैं, एग भी जरूर खाना है। मतलब कि खास तरीके का प्रोटीन ये है, मैं ये बोलूंगा कि फ्रॉम, अगर जो लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो लोग दोनों खाएं। जो लोग नॉन वेज नहीं खाना हूं, जैसे होता है ना, धार्मिक ख्याल होते हैं कि मैंने अंडा नहीं खाना है ना चिकन नहीं खाना, उनके लिए तो वेज ही रह गए ना। वेज के अंदर तो आपके पास देखो, वेज के अंदर जो है ये सोयाबीन, सोयाबीन यू कैन टेक, पर सोयाबीन में बहुत हाई प्रोटीन होता है। बहुत थोड़ा खाना है। अगर सोयाबीन खाना है तो 10 ग्राम से ज्यादा, 15 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना, मतलब 10 बढ़िया से ज्यादा नहीं खानी। सोयाबीन के अंदर 100 ग्राम के अंदर 50 ग्राम प्रोटीन होता है। इसलिए हम सोयाबीन कई बारी डाइटिशियन जो है मना कर देते हैं किडनी पेशेंट को, क्योंकि वो सुबह सुबह ज्यादा खा लेते हैं ना। तो बाकी जो दालें हैं, मैंने मूंग की दाल बता दी आपको, सबसे बढ़िया मूंग की दाल, छिलके उतार के वाली हो, दी बेस्ट प्रोटीन जितने भी किडनी के केस हैं। और नॉन वेज में तो आपको मैंने बता दिया कि एग एंड चिकन के अलावा आपने फिश भी ले सकते हो, पर फिश में वही हो गया फिर रोस्टेड टाइप, है ना। हमने रेड मीट नहीं खाना। तो ये हर, हम अगर हर तरीके का हम प्रोटीन लेंगे तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स सारे आएंगे, तो हमारी बॉडी का मसल जो होता है वो उतना डेवलप करता है। प्रोटीन फ्रॉम एवरी सोर्स। ठीक है और कुछ पूछ रहे हैं? जी सर, एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग प्रोटीन्स इनटू द डाइट ऑफ किडनी डिसीज पेशेंट्स। नहीं, इनकॉर्पोरेट तो करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट तो इसमें ये, जो इसका जो फायदा है, फायदा देखो, आपका अगर प्रोटीन नहीं खाओगे आप, सपोज आप प्रोटीन नहीं खाते हो, आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाएगी। आपका अमाइनो एसिड देखो ना, आपके जो भी आप काम करते हो, जो भी वियर एंड टीयर होती है आपकी जो मसल्स में होती है, दैट इज रेक्टिफाइड बाय अमाइनो एसिड्स। ये आप मान के चलिए। अमाइनो एसिड कंटेन्स नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है, वो मसल की वर्किंग के लिए काम करती है, ऑल ओवर ठीक बॉडी को ठीक करती है। तो हमने जो ये जो प्रोटीन का जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम नहीं खाएंगे तो हम फिर वीक वीक होते चले जाएंगे ना, हम बहुत वीक हो जाएंगे। आयरन पहले नहीं बनता, देखो प्रोटीन से हमारा आपका मसल पे इफेक्ट पड़ना है। प्रोटीन से आपका आयरन के ऊपर, अपना ब्लड के ऊपर कोई रोल नहीं है। लेकिन वो एरिथ्रोपोइटिन पहले से नहीं बन रहा,
ठीक है। विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म जो होती है ना, आपको मैं बता दूं मैं कि लीवर से कैल्सीडायोल और किडनी में आके कैल्सीट्रायोल बनती है। जो कैल्सीट्रायोल है दैट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है वो बनती नहीं हमारी बॉडी के अंदर, जिनको सीकेडी होता है। तभी इन लोगों को कॉलीकैल्सिफेरॉल या अल्फा कैल्सिफेरॉल के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं किडनी पेशेंट को। और सर कोई उसके क्वेश्चन? बाद नवीन लांबा जी पूछ रहे हैं कि सर एक्स्ट्रा वाटर इनटेक इज आल्सो बैड फॉर किडनी। या देखो लांबा जी, ऐसा है कि एक्स्ट्रा वाटर इनटेक फॉर एवरी पर्सन, नॉट फॉर किडनी पेशेंट, फॉर एवरी पर्सन। आप नेट पे अभी ट्राई कीजिए वाटर इंटॉक्सिफिकेशन। बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं ना, प्रोटीन बहुत खाते हैं, ये दिन में 8-8, 9-9 लीटर पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो वो भी गलत है। जो किडनी पेशेंट के लिए जो स्टार्टिंग में जो 1-2 स्टेज है, उसमें मैं बता दिया हूं कि कोई वाटर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 3 to 4 लीटर ले, 3 लीटर तो आराम से ले सकते हो, ठीक है। अगर आप 3 लीटर लोगे ना, तो उसमें आपको आधा लीटर तो आपके जो दाल होती है या कुछ लिक्विड हम खाते रहते हैं हम लोग, दही हो गया, उसमें मिल जाता है आपको, तो ये चल जाएगा। लेकिन इसकी हमने अपर लिमिट नहीं रखनी। बाकी जो स्टेजेस बढ़ गई आगे, जो 4 पे आ गए या 5 पे आ गए, उनमें तो फिर 500 ml तक पानी हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उनका कितना पानी पिया और कितना पानी निकाला वो भी मेजरमेंट होती है। ये अकॉर्डिंग टू स्टेज, ये पर्सनलाइज डाइट होगी ना, फिर ये तो पर्सनलाइज होगी कि क्या स्टेज है। लेकिन नॉर्मल जो किडनी के पेशेंट आप मतलब मिलते हैं हमारे को, जिनके पास स्टेजेस कम होती हैं, तो दे कैन टेक, गर्मियों में 3 लीटर, सर्दियों में 1.5 से 2 लीटर पी सकते हो, नो चक्कर। ठीक है सर। उसके बाद सर समर कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या अधिक प्रोटीन के सेवन से किडनी की कार्य प्रणाली खराब हो सकती है। बिल्कुल होएगी, हो सकती नहीं है होएगी। क्योंकि क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि देखो, मोटी मोटी बात समझो। क्या नाम था पेशेंट, क्या नाम था इनका? सर समर कुमार अमर जी। कुमार जी। देखो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो वो और फैट, इसका आउटपुट हमारा स्टूल है, ठीक है। जो प्रोटीन खाते हो इसका आउटपुट हमारा किडनी है, पेशाब है। ये चीज मोटी मोटी समझो ना आप। जितना प्रोटीन खाओगे किडनी के जो फिल्ट्रेशन के ऊपर, उसका एंड प्रोडक्ट को बाहर निकालने की जो होड़ है, जो प्रेशर है किडनी के ऊपर, जो किडनी को आपने होमवर्क दे दिया मैंने देखा है कई लोग ना चिकन एक ही टाइम में आधा आधा किलो खा जाते हैं। अब पहली बात तो उनसे ये पूछिए कि आधा किलो के लिए आपके पास बॉडी में एंजाइम ही नहीं है कि आप 50 तक हो। फिर सवेरे उनकी गैस बनती है, बुरा हाल होता है। एक टाइम में 200 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन मतलब चिकन जो है नहीं खानी चाहिए। मैं जनरल बता रहा हूँ, मैं जनरल मतलब नॉट फॉर किडनी पेशेंट। तो किडनी पेशेंट के लिए जो है ना, ज्यादा प्रोटीन अगर आप खाओगे तो उनकी किडनी का स्टेजेस बहुत जल्दी एडवांस करेंगी। जितनी मात्रा मैंने बताई है आपको, 0.5 2.8 कर लो, मैक्सिमम 1 ग्राम कर लो। जितना आपका वेट है 1 ग्राम, इससे ऊपर नहीं जाना भैया। इससे ऊपर अगर गए तो गड़बड़। हाँ, जिनकी किडनी ठीक है, हम बॉडी बिल्डर है, मैं भी बॉडी बिल्डिंग करता हूं, तो मैं 2.5 ग्राम खाता हूं, 2.5 ग्राम पर बॉडी वेट। अब मेरा 90 kg वेट है तो मैं 200 ग्राम प्रोटीन खा लेता हूं। अब 200 ग्राम प्रोटीन किडनी पेशेंट नहीं खा सकता, कभी भी खाएगा तो वो फंसेगा बेचारा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन बढ़ जाएगा ना। जो रेजिडुअल नाइट्रोजन है बॉडी के अंदर, गंदा वाला नाइट्रोजन, जिसको हम क्रिएटिनिन बोलते हैं, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल, 1 लेवल, ये हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। ये जैसे ही बढ़ा, आपको नौजिया आएगा, आपको उल्टियां लग जाएंगी, आपका फेस काला आ जाना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम लॉस हो जाएगा। तो किडनी पेशेंट के लिए हर स्टेज के लिए रिस्ट्रिक्टेड डाइट है। टू बी कन्फाइन करूं मैं 1-2-3 स्टेज के लिए, या अर्ली किडनी पेशेंट के लिए 0.5 से 1 ग्राम तक आप खा सकते हो, कोई मनाही नहीं है ये विच। तो और ये है कि इकट्ठा नहीं खाना। 1 ग्राम मतलब हो गया, तो अगर 80 किलो का बंदा है तो 80 ग्राम हो गया ना। आप एक डोज में नहीं लेना, उसको सर्विंग साइज में बांट दो ना, बॉडी को धीरे धीरे दो ना, सवेरे लो, कुछ शाम को लो। ये नहीं है कि इकट्ठा बह के रात में बह के सब इकट्ठा खा लेते हैं हम लोग, वो चीज हमने नहीं करनी। मेरे को उम्मीद है कि तो आंसर का जवाब मिल गया होगा। जी
सर उसके बाद सोनू कौशल जी पूछ रहे हैं कि सर प्रोटीन कब नहीं लेना चाहिए। कब नहीं लेना चाहिए? देखो, अगर ये किडनी के रिलेटेड है क्वेश्चन, तो ये जो स्टेज एडवांस में आ गई है ना, जो फोर्स डायलिसिस पे अब चले गए, बिल्कुल ही हीमोडायलिसिस पे चले गए, उस केस के अंदर भी हम बहुत थोड़ी मात्रा में देते हैं प्रोटीन। ना लेने वाला तो कोई काम है ही नहीं। लेकिन जिनकी बिल्कुल टर्शरी स्टेजेस हैं, वहां पर प्रोटीन के हम बिल्कुल 20 ग्राम इन ए डे देते हैं। आम आदमी के लिए अगर आप पूछ रहे हैं, विदाउट किडनी पेशेंट, क्योंकि हमारा टॉपिक किडनी पेशेंट पे था आज शायद, तो आम आदमियों के लिए जो किडनी पेशेंट नहीं है, उनको तो खाना ही चाहिए। उनके प्रोटीन के अलावा तो बनना ही कुछ नहीं है, मसल नहीं बनेगा। प्रोटीन अगर जो बंदा, जो नॉर्मल बंदा है ना, अगर प्रोटीन नहीं खाता, सपोज, उसकी बॉडी ना बड़ी गोल मटोल सी हो जाएगी। उसको समझ में नहीं, वो पता क्या बोलेगा आपको? वो बोलेगा, मैं तो पानी पीता हूँ, मोटा हो जाता हूँ। मेरा बहुत केस आते हैं ऐसे। हम तो खाते ही कुछ नहीं, हम तो एक रोटी खाते हैं, एक दाल खाते हैं, कुछ नहीं खाते जी, मेरा वेट गेन हो रहा है। तो मैं उनको समझाता हूँ, भैया ये बैलेंस डाइट है। ऐसे नहीं बात बनेगी। प्रोटीन इज एसेंशियल, इसके बिना बात नहीं बनेगी, मसल रिपेयर नहीं होगी। प्रोटीन के बिना हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। बट जो ये डिजीजेस आती हैं जो प्रोटीन के रिलेटेड है, इसमें हमें कंट्रोल्ड वे में करना पड़ता है। ये बहुत, मतलब मुझे भी प्रोटीन लेना पड़ेगा। हाँ, लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। एक चीज और, ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूँ मैं आपको। अगर आपने प्रोटीन और गुड फैट खाया, प्रोटीन और गुड फैट खाया, जैसे सीड्स खा लिए आपने, सीड्स खा लिए, या गुड फैट होता है हमारा अपना यॉक हो गया, एग का, एक दो ये है ना, या ड्राई फ्रूट खा लिए, और रोटी कम कर दी, यू विल लूज योर वेट, यू विल लूज योर फैट। अगर आपने प्रोटीन के साथ खाया कार्बोहाइड्रेट, जी मीठा, जी। चावल, राइस, यू विल गेन वेट। अगर आपने प्रोटीन नहीं खाया, कार्बोहाइड्रेट और फैट खाया, फिर आप अजीब से बन जाओगे भाई। फिर तो मतलब उसकी शेप मेरे को नहीं पता क्या बनेगी। प्रोटीन ठीक है, से ठीक है। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन, एक्टोपिक किडनी में स्टोन का सोल्यूशन क्या है सर? क्योंकि मैंने बहुत डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है, उन्होंने अलग अलग सोल्यूशन बताए हैं। देखो, स्टोन की दो तीन वैरायटीज होती हैं, एल्कलीन एक एसिडिक, है ना। तो इसमें आप देखो, इसमें आपका यही है कि मैं आपको बताता हूँ कि स्टोन को कैसे आपने ठीक करना है। जो भी ऑक्सलेट्स होते हैं, ऑक्सलेट्स मतलब शलगम में, चीकू में मिलता है। शलगम खाने में बहुत स्वाद है, चीकू खाने में बहुत स्वाद है, पंखे बहुत हैं इसके अंदर। तो शलगम, चीकू, जो पालक हो गया, अब पालक में कहा ना, पालक आप मना करते हैं पर उसके अंदर आयरन नहीं मिलेगा। तो पालक जब भी खानी है, नींबू निचोड़ लो, लाइम यूज करो, ठीक है। और दिन में अगर आपने स्टोन से बचना है, तो सोडा, नॉर्मल सोडा जो मार्केट में सोडा मिलता है, सोडा जो है उसको लेके उसमें आपने एक लाइम, काली मिर्च और जो काला नमक, ये डाल के अगर आप इसमें अगर लोगे, देखो ये अब बात आ गई जो किडनी पेशेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर मैं सोडियम पोटेशियम का चक्कर पड़ जाएगा, है ना। जो आम आदमी है, तो जो एटॉपिक किडनी का एक स्टोन बोल रहे हैं ये लोग, तो उसके उनके लिए ये जो है, ये पूरा का पूरा वाश कर देता है। हमारे जो हमारा जो फ्लश होता है, हमारा जो यूरिन है, विद प्रेशर आना चाहिए। जो 45 से 50 ईयर से ऊपर के मेल हैं, उनका जो प्रोस्टेट के कारण उनका जो है फ्लशिंग, पानी की, पेशाब की, स्लो हो जाती है। उनकी यूरिन फ्लो स्लो हो जाता है, उनको प्रोस्टेट मैगली हो जाती है, और साथ ही साथ स्टोन बनता है, क्योंकि फ्लो नहीं आया। ठीक है ना, जब फ्लो आएगा तो स्टोन निकलेगा थोड़ा बहुत बाहर। कॉन्क्रीशन बोलते हैं हम बेसिकली। कॉन्क्रीशन होता है कि छोटी बहुत रेत के पार्टिकल से होते हैं, तो ये इकट्ठे होकर स्टोन बनते हैं। तो रीनल स्टोन हो गए, यूरेटिक स्टोन हो गए, ब्लैडर स्टोन हो गए, ये सब के लिए आपको पानी उचित मात्रा में। एंड बाकी एल्कली, आजकल तो एल्कलीन वाटर चला हुआ है, वो अच्छा है, बहुत गुड है। हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू है ब्लड की, वो एल्कली है, 7.24 है। हम एसिडिक में नहीं रहते। हमारा जो स्टूल है वो एसिडिक है। हमारा पेशाब एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। वो एडवांस आ जाएगा फिर थोड़ा सा पार्ट, वो जिसमें डायबिटीज में अपना कीटोसिस वगैरह हो जाता है। तो पीएच वैल्यू जो पेशाब की ठीक रखनी है, तो आपको पानी पीना पड़ेगा। जी।
धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, आपने इतनी इम्पोर्टेंट और सभी को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशंस दी। और अभी मैं दूसरे डॉक्टर अक्षय जी को बुलाना चाहूंगी कि वो हमारे व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस और हमारे किडनी से रिलेटेड जो भी हमारे किडनी स्ट्रेस जो हम कह लेते हैं कि स्ट्रेस से भी क्या किडनी फेलियर होता है, इसके बारे में प्लीज थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। ये हमारे आयुर्वेदिक इंडियन के मेंबर हैं और इन्हें इस इंडस्ट्री में सर 7 इयर्स हो चुके हैं। तो सर डॉक्टर अक्षय जी प्लीज आप आइए। डॉक्टर अक्षय जी। डॉक्टर अक्षय को लगता ऑफलाइन हो गए शायद, आप दोबारा फोन करके देखो उनको। लगता है डॉक्टर अक्षय जी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, तब तक सर एक और क्वेश्चन था कि गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड था। आई नो किडनी डेज है तो, बट उनकी क्वेरी थी कि मैम मेरा क्वेश्चन भी पूछ लीजिए, तो आप कब तक गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बता दीजिए। आज पकड़ लो मेरे को अच्छे से, है ना। देखो, जो गाल ब्लैडर स्टोन है उसकी थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है। गाल ब्लैडर स्टोन की थ्योरी जो है वो फैट रिलेटेड है, ठीक है। जी जैसे हम फ्राइड चीजें खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं, ठीक है। जैसे हम मतलब कि देसी घी के मैं खिलाफ नहीं हूँ। देसी घी मुझे ट्रोल करेंगे बहुत लोग, देसी घी के खिलाफ मैं नहीं जा, पर देसी घी अबव 30 इयर्स इज नॉट गुड। 30 इयर्स से छोटे बच्चे के लिए देसी घी इज गुड, है ना। देसी घी देखो, अब आयुर्वेदा में बोलूंगा तो वो तो गुड ही गुड है ना। लेकिन मैं ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट बैठा हूं यहाँ पर, तो मैंने ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट बात करनी है, तो कंट्रोवर्सी में भी देयर, क्योंकि अलग 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 होती है। तो मतलब कि देसी घी को हम रिफाइंड फॉर्म ऑफ मक्खन बोलते हैं। मक्खन को आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा हम आग लगाते नहीं बनता है ना। तो वो उससे जो है कि वो जो हमारा फैट इकट्ठा होके गाल ब्लैडर में जाके तो वो फिर वो स्टोन बनता है। मैं खैर डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच नमस्कार। जी। आप डॉक्टर अक्षय जी, मैं बता रही थी कि आप आयुर्वेदा इंडियन के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो सर हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या स्ट्रेस के कारण भी किडनी फेलियर हो सकता है? जी जी, बिल्कुल हो सकता है। जो हमारा आज का आयुर्वेदा इंडिया ने ये टॉपिक रखा है कि स्ट्रेस जो है वो किडनी डिसीजेज के साथ कैसे रिलेट करती है। जी तो आज की जो डे टू डे लाइफ है हमारी, उसमें जो स्ट्रेस है वो किडनी डिसीज मतलब उसको बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर सकती है। उसका मेन रीजन क्या है कि हमारे शरीर में कुछ प्रोसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जिसे मनोवैक्स प्रोसेस कहते हैं। तो जब मनोवैक्स प्रोसेसों में किसी तरीके की दृष्टि आती है, इसमें आयुर्वेदा में कोट है, अति प्रवृत्ति संगो व शिराणाम ग्रंथो अपि व विमार्ग गमनम च अपि स्त्रोतासम दृष्टि लक्षणम। मतलब कि जो हमारे धातुएं शरीर से निकलती हैं, मल शरीर से निकलते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से जब उनमें अवरोध पैदा होता है, वो अधिक मात्रा में निकलने शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल नहीं निकलते, या उनमें किसी प्रकार की कोई ग्रंथि आ जाती है, ग्रंथि का मीन है कि उसमें किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है जिससे वो अवरुद्ध हो जाते हैं। तो वो हमारे अंदर मानसिक विकार पैदा करना शुरू कर देते हैं। अब मेडिकल फील्ड में हमने कई बार देखा है कि लोग अपने सोशल लाइफ में या फैमिली के साथ या फिर उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें सामंजस्य नहीं बिठा पाते, जिससे उनको स्ट्रेस होने लग जाती है, टेंशन होती है। अ, उनका जो रूटीन लाइफ है वो चेंज हो जाती है। एक समय के बाद उनकी लाइफ कुछ चल रही होती है, जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो वो लाइफ कुछ और हो जाती है। तो उसमें उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वर्क प्रेशर आ जाता है या फैमिली प्रेशर आ जाता है, तो उनको स्ट्रेस में रहना शुरू करते हैं। और स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसमें वो 2 4 साल 5 साल उस चीज को नोटिस नहीं कर पाते। कंटिन्यू चलते चलते वो जब 6 7 साल तक स्ट्रेस कंटिन्यू चलती रहती है उनकी लाइफ में,
तो क्या होता है कि उनको बीपी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जो लक्षण है वो मानसिक ना होते फिर शारीरिक रूप से आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर वो लक्षण आ रहे हैं, सपोज करो कि मानसिक दृष्टि से आ रहे हैं या फिर हमारे किसी दोष को दूषित कर रहे हैं, जैसे वात पित्त कफ है। हमारे आयुर्वेद में 3 बेसिकली दोष होते हैं, वात पित्त कफ सात मल। इस दृष्टि से हमारा जो ये सारा है जो ट्रीटमेंट चलता है। तो हमने कई बार देखा है कि जो लोग प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में थे उनको हाइपरटेंशन हुई, मतलब बीपी की प्रॉब्लम हुई। तो अगर वो उस टाइम स्ट्रेस में गए होते, सपोज करो कि कोई एक पेशेंट है 2005 में वो किसी फील्ड में गया और उस फील्ड को अच्छे तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाया वो, और वो वहां पे स्ट्रेस में जाना शुरू हो गया। जब वो स्ट्रेस में गया तो वो 6 साल 5-6 साल कंटिन्यू स्ट्रेस में जाता रहा। उसके फैमिली वालों ने भी उसको ऑब्जर्व नहीं किया, उसके फ्रेंड्स वगैरह ने किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि ये बंदा स्ट्रेस में जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसको कुछ सिम्टम आने लगते हैं, हाई बीपी रहने लग गया उसका। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, टाइम लगता है इसमें वैसे, लेकिन जब ये शुरू होती है तो हाइपरटेंशन की वजह से हम सभी को पता है कि किडनी की दिक्कत आती है। स्ट्रेस होने से कई बार कुछ सिम्टम होता है स्ट्रेस के, निद्रा, अति निद्रा, या मतलब नींद कम आती है इसको, या बहुत ज्यादा सोया रहता है। तो जब ऐसे सिम्टम आते हैं तो इससे ना हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो डायबिटीज है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो जब उसका मेटाबॉलिज्म खराब होता है उससे भी उसको अल्टीमेटली बाद में ये सारे स्ट्रेस से मनोवय स्रोतों से ही शुरू होते हैं। अब मनोवय स्रोतों के बाद आते हैं हमारे मूत्रवय स्रोत, जो तुरंत मनोवय स्रोत के बाद होते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मूत्र का स्रोत हमारे दृष्टि होती है, तो सबसे पहले मूत्र का स्रोत किडनी से रिलेटेड है। किडनी ने ही सब कुछ फिल्टर करके आपको देना है, गुड ऑक्सीजन लेवल सब कुछ आपका जो आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज करेगी वो किडनी ही मैनेज करेगी, क्योंकि उसने सारी डिटॉक्सिफाई करके आपको अच्छा खून देना है। तो जब तक ये चीजें आपके पास रहेंगी तो स्ट्रेस रहेगी अल्टीमेटली, तो आप ये सब नोटिस करते रहोगे कि ये आपका आप एक तरफ से किडनी डिसीज की तरफ जा रहे हो। शुरुआत में क्या होता है कि व्यक्ति की एंजाइटी में धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसको भी वो कई बार नोटिस नहीं करता। हमने अक्सर लोगों को देखा, सर मेरी तो ये धड़कन है ये 100 रहती है, 110 रहती है, 120 रहती है, इसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, लेकिन ये एक तरफ से एंजाइटी का ही फीचर है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसको कम छोटी उम्र में जब लोगों को ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, सपोज करो किसी को 30-32 साल में ये दिक्कत आनी शुरू हुई, तो वो अल्टीमेटली 40-45 साल की उम्र तक क्रॉनिक किडनी डिसीज सीकेडी में चला ही जाता है वो पेशेंट। उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम जैसे उसको सपोज करो हमने एग्जांपल दिया कि वो 2005 में आनी शुरू हुई थी, तो अगर हमने उस प्रॉब्लम को उसको उसी समय मनोवय स्रोत पे काम करके उसकी स्ट्रेस को कम करके निकाल दिया होता, तो वो अल्टीमेटली किडनी पेशेंट बनता ही नहीं। या अगर बनता तो कुछ हमारे आयुर्वेदा में कुछ रेमेडीज हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अपने आहार विहार का, डाइट का अच्छे से ध्यान रख के वो एक तरीके से उससे बच सकता था। हमारे आयुर्वेदा में आजकल जो हमारी ये लाइफ है इसमें आधुनिक जो चिकित्सा है या बहुत सी पैथीज है, ये पैथीज काम करती हैं आपको ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए। अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर। प्रिवेंशन पे कोई भी पैथी आजकल काम नहीं कर रही। कुछ एक पैथीज नेचुरोपैथी है या आयुर्वेदा है, ये प्रिवेंशन पे अच्छा काम करता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा का तो एक सिद्धांत ही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। हमने स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। तो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाएगी? मतलब आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, हमारी चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, बागभट अष्टांग हृदय में सबने डिटेल से इसके बारे में आपको बहुत ब्रॉड नॉलेज मिलेगी, जिसमें उन्होंने इसी पे काम किया है कि अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको किस तरीके से स्वस्थ रखा जा सके। अगर किसी की दिनचर्या अच्छी नहीं है, आजकल हम देखते हैं कि लोगों की जो दिनचर्या है वो बहुत गड़बड़ा गई है। पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागा करते थे, आजकल लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, तो उनका ये एक हम इसको बोल सकते हैं कि बिल्कुल विरुद्ध हो गया है। दिन में सोना है, रात में जगना है। चलो काम के लिए इंसान को करना पड़ता है, इसके लिए औक्सातम्य का एक सिद्धांत है आयुर्वेदा में। जब लोगों को औक्सातम्य हो जाता है तो वो दिन में जाग भी सकते हैं और दिन में सो भी सकते हैं और रात को जाग भी सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों का औक्सातम्य नहीं है या अपनी कुछ हैबिट्स के लिए, पार्टीज के लिए या कुछ भी करके वो रात को देर रात तक जागते हैं, फिर सुबह उठेंगे 9-10-11 बजे। तो आयुर्वेदा में क्या है कि हमारा जब सुबह सुबह का समय होता है, तो जब हमने रात को सोना होता है, लेट रात को जब सोने का समय था, उस टाइम हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होती है।
ये कुछ आयुर्वेदा के सिद्धांत है। आई डोंट नो कि कितने लोगों को यहाँ समझ आ रहे होंगे। डॉक्टर साहब तो अच्छे से जानते हैं आयुर्वेदा से, डॉक्टर साहब भी, लेकिन काफी लोगों को समझ नहीं आ रहे होंगे। हम इसको बाद में अगर किसी की कोई क्वेरी होगी तो एक्सप्लेन कर देंगे कि ये चीजें क्या है। तो जब ये चीजें हमारा कफ की वृद्धि होना शुरू हो जाती है और वो कफ जैसे एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से इंडाइजेशन होती है, मेटाबॉलिक सारा गड़बड़ा जाता है, मेटाबॉलिक सिस्टम सारा गड़बड़ा जाता है। तो मतलब ये सारी चीजें अल्टीमेटली हमारी स्ट्रेस से ही शुरू होती हैं। आयुर्वेदा में ना रोगों को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक निज रोग होते हैं, एक आगंतुज रोग होते हैं। जो निज रोग होते हैं जो हमारी बॉडी अंदर से ही पैदा करती है। आगंतुज होते हैं जो एक्सीडेंटल है, किसी को कोई ट्रॉमा हो गया, गिर गया, चोट लग गई, मारपीट करते हुए हो गया, या मतलब कोई भी आघात लगने से जो रोग होगा उसे हम बोलेंगे आगंतुज रोग। अब बात करते हैं हम निज रोग की। निज रोग विशेष रूप से 3 दोषों से होते हैं, वात पित्त कफ। या हमारे 7 मल होते हैं जिनकी दृष्टि के कारण ही होते हैं, या हमारी धातुएं हैं, स्त्रोतस है, जिनमें अवरोध होने से ये रोग पैदा होते हैं। तो जब ये रोग हमारी बॉडी में आते हैं तो इनका जो विशेष एक जिसको हम कह सकते हैं ना कि जननी है, वो हमारी ये चिंताएं हैं, जो हमारी मानसिकता है, यही उसकी जननी है, जो उसकी माँ है। तो अगर हम इन चिंताओं को अच्छी थॉट्स अच्छे अपने मन के अंदर लेके जाएं, जो बैड थॉट है। अब लोगों में क्या होता है ना, हमने किडनी पेशेंट में, मैंने अपने मेडिकल फील्ड में काफी बार देखा है कि जो पेशेंट होता है, अब जो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या देखते हैं कि 60-70 एज से प्लस पेशेंट ही सीकेडी में जाते हैं। तो जब वो उस एज में जाते हैं उनको घर में कोई देखने वाला नहीं होता, 1 या 2 लोग घर में होते हैं। अब 2 लोग घर में है तो वो कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, वो बेचारा अकेला पड़ा रहता है। और आजकल क्या है कि सीकेडी में इतनी ज्यादा दवाइयां उसको लेनी पड़ रही हैं, वो ये सोचता रहता है मैं दवाई खाऊंगा या खाना खाऊंगा, ये मेरा कैसे चलेगा। चलो दवाई खाना जरूरी है, हम ये नहीं इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको जीना है तो दवाई तो खानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर इन चीजों के बारे में उसने पहले सोचा होता, कुछ एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डाटा भी थे जिसमें हमने देखा कि 80% लोग जो मनोवैज्ञानिक स्रोतों की दृष्टि है, जिनमें आई मीन जिनमें स्ट्रेस है, वो लोग सीकेडी की तरफ ज्यादा गए हैं। रूटीन लाइफ में जैसे रहन सहन हो गया, या लोगों में मदिरा पान है, या इम्प्रॉपर डाइट है, वो लोग सिर्फ 15 से 20% ही होते हैं। तो इन लोगों में एक जो ये मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है या स्ट्रेस है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है सीकेडी में जाने का। हम स्वास्थ्य से संबंधित अपने जीवन में बहुत सी कहावतें देखते हैं। अब आयुर्वेदा जो है इंडिया में ना, हर किसी के घर की, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, किचन के जो हमारे मसाले हैं उसमें आयुर्वेदा हमारा लगभग पड़ा हुआ है। डाइजेशन के लिए हम हींग लेते हैं, जीरा लेते हैं, और भी बहुत से चीजें हैं। लेकिन क्या है कि अब जैसे ना लोगों में एक आदत होती है, अब आज हमने सेशन किया, बहुत से लोग इसमें जुड़े हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद सभी इसको जाके कितने दिन याद रखेंगे। डॉक्टर साहब की डाइट 10 दिन याद रख लेंगे, मेरी बात 2 दिन याद रख लेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, फिर वही रूटीन में उनकी चिंताएं शुरू हो जाएंगी। तो हमारे इसमें कहते हैं कि एक जो स्वस्थ मन है ना, उसमें अस्वस्थ बॉडी तो रह सकती है, लेकिन जो अस्वस्थ बॉडी है, जो स्वस्थ बॉडी है, उसमें अस्वस्थ मन कभी नहीं रह सकता। मतलब बॉडी देखने में बलवान हो सकती है, लेकिन मन तो किसी को दिखता नहीं कहाँ है, ये तो भावनाएं है, घूम रही है, भावनाओं का चक्कर है। तो जब हमारी भावनाएं नेगेटिव होगी तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आएगी आएगी। बस इसी के साथ मैं इसको खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद। अगर किसी की कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई भी हो तो वो पुट कर सकते हैं। जी जी सर बुट्टा सिंह जी पूछ रहे हैं, क्या स्ट्रेस को कम करने और किडनी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जीवन शैली में बदलाव जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे, अर्ली मॉर्निंग हम जागेंगे, अपना सुबह, जैसे एक आयुर्वेदा में एक कंसेप्ट है, जब हम आयुर्वेदा पढ़ते हैं या उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे वो बुक शुरू होती है हमारी, उसमें सबसे पहले एक दिनचर्या का कंसेप्ट दिया होता है कि हमने कैसे अपनी दिनचर्या शुरू कैसे करनी है। उसके बाद हम सारा आयुर्वेद आगे बढ़ते हैं। जो मैंने एक बताया ना यहाँ पे कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, तो उसमें स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम के सिद्धांत हैं। सुबह उठ के सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम टाइम से जागेंगे, टाइम से सोएंगे, जो हमारे शास्त्रोक्त हमें 7-8 घंटे की नींद बताई है, वो नींद प्रॉपर तरीके से लेंगे और उसी तरीके से सभी काम करेंगे, अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे, तो आपको मानसिक तनाव नहीं होगा। उसमें किडनी डिसीज क्या, बहुत सी और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचा जा सकता है, डायबिटीज से बचा जा सकता है, हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है, और यही अल्टीमेटली जड़ है आपके किडनी डिसीजेस की।
सर दूसरा विनोद कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या तनाव से संबंधित किडनी की समस्याओं के कोई चेतावनी संकेत या लक्षण हैं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? जी बिल्कुल है। जो मेरे अकॉर्डिंग तो जो आपके किडनी पेशेंट है, सबसे पहले अगर उनसे जब भी आपके घर में अगर या आसपास कोई किडनी पेशेंट है जिसके बारे में ये जानना चाह रहे हैं, उससे जानने की कोशिश करो कि उसको टेंशन क्या है, उसको किस चीज की एंजाइटी है, या उसको किस चीज का ज्यादा तनाव है, उस तनाव को दूर करने की कोशिश करें। और जो मेडिकेशन चल रही है वो मेडिकेशंस लेते रहें, और बहुत जल्द उसमें सुधार देखने को मिलेंगे पेशेंट में। मतलब एक जैसे आप बोलते हो ना, मैजिक हो सकता है। उसके लिए आप आजकल काउंसलर्स हैं, काउंसलिंग सेशंस भी उनको दे सकते हैं। कुछ अपनी लाइफस्टाइल में योगा वगैरह या कुछ ऐसे प्राणायाम वगैरह करके भी उसको सुधारा जा सकता है। सर क्रेटिनाइन लेवल कैसे सही हो सकता है? रवनीत को तनाव, क्रेटिनिन लेवल कैसे ठीक हो सकता है? अब डिपेंड करता है कि वो पेशेंट किडनी के कौन से उसकी स्टेज का है, वो फर्स्ट सेकंड या एडवांस स्टेज कौन सी स्टेज है। अगर तो किसी का क्रेटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको तो डाइट के थ्रू और मेडिसिन के थ्रू ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका क्रेटिनिन बढ़ा नहीं है, आप मतलब नॉर्मल किडनी के पेशेंट नहीं है, आप अपने क्रेटिनिन को विद इन लिमिट्स रखना चाहते हैं, तो उसका तो सबसे अच्छा है कि आहार विहार अच्छा ले अपना। हित बुक बुक एक हमारे आयुर्वेदा में अष्टांग हृदय में एक कोट आता है कि अगर उचित मात्रा में और सोच समझ कर खाएंगे तो वो ठीक ही रहेगा, उसमें फिर कोई इश्यू आने वाला ही नहीं है। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये व्यूअर्स को अपनी इंफॉर्मेशन दी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे अच्छे व्यूअर्स के साथ जुड़ने के लिए। बहुत रिफाइंड तरीके से। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आयुर्वेदा इज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन, है ना। ये जी रोग है, जिसने आयुर्वेदा को अपना लिया ना उसकी दुनिया तर जाएगी, क्योंकि वो इसकी अभी बिल्कुल बीमारी बिल्कुल। भी, है ना। आई नॉर्मली स्पीकिंग पंजाबी मैंने फर्स्ट टाइम हिंदी में बोला है तो थोड़ी बीच में पंजाबी टेंट होगी मेरी। तो और सबसे बड़ी बात मैंने बोली है ना, ये बादशाह कहते ना, ये उत्ते हैं, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। खुश आप रहो, हंसते रहो। हम बोल रहे थे मैडम, आप टेंशन में थे कि कौन सा सवाल गुड लाइफ जियो। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से रिफाइंड वे से समझाया और बहुत मजा आया आज के। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, डॉक्टर। अच्छा, धन्यवाद बहुत। धन्यवाद।